नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम भारत में राष्ट्रवाद पाठ पूरा कर चुके हैं और आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को देखेंगे। इस संबंध में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम ध्यान में देंगे। जैसे मेरे पास एक प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसे आप सुनेंगे और रिवीजन करेंगे। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने तैयार की थी। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक रूसो ने लिखी थी और 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ किसका शासक था? तो लुई 16वां का शासक था। किसका शासक? लुई 16वां का शासक था। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? मध्य वर्ग की थी। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी आ चुका था कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ किस वर्ग की सबसे ज़्यादा भूमिका थी? तो मध्य वर्ग की सबसे ज़्यादा भूमिका थी। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने अधिकार और विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसकी व्याख्या हम विद्यालय में भी एक बार कर चुके हैं। आज हम सिर्फ बहुविकल्पी देखेंगे। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अधिकार और विभाजन के सिद्धांत की व्याख्या की थी। उसके बाद द स्पिरिट ऑफ लॉ एक पुस्तक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसके लेखक भी मॉन्टेस्क्यू थे। इसके लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू थे। और उसके बाद बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। किस सन में चांसलर बना? 1862 में, 1862 में ये जर्मनी का चांसलर बना। इटली का एकीकरण कब हुआ था? अब आता है इटली का एकीकरण कब हुआ था? एकीकरण का मतलब होता है यूनिफिकेशन 1871 में हुआ था। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1889 1789 में, 1889 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। यंग इटली सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? मैजनी ने की थी। मैजनी जो इटली का बहुत बड़ा क्रांतिकारी था और बाद में वो इटली का बहुत बड़ा नेता भी बना। मैजनी यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मैजनी था। उसके बाद राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से माना जाता है। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था, जिसका पूरा नाम था जोसेफ गैरिबाल्डी। उसके बाद पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? पुनर्जागरण, देखो ये चीज ध्यान रखना, राष्ट्रवाद फ्रांस में और पुनर्जागरण युग का शुरुआत जो है वो इटली से माना जाता है। इसे बोला जाता है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय, इसे इटली से माना जाता है। और 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हुआ था। 1848 में फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हुआ था। जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र स्थापित हुआ था, वैसे ही 1848 में ही फ्रांस में राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र स्थापित हो चुका था। नेपोलियन का संबंध किस देश से है? ये बताना नहीं पड़ेगा, सभी लोग जानते हैं। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है। ठीक, अब आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, जैसे प्रश्नों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? तो वहां पे बूर्बो एक कम्युनिटी थी, एक समुदाय था। बूर्बो समुदाय के लोगों के द्वारा फ्रांस में शासकों का नेतृत्व किया जाता था। उसी वंश के शासक फ्रांस में बनते थे। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था? फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक जगह है और वहीं पे एक संधि हुई थी जिसके फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया था। उसके बाद नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई थी। 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई थी। ठीक, अब उसके बाद ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है, सभी को पता है। 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था? विलियम प्रथम। 1871 में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। और 1889 में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य बना?
1889 में जब फ्रांस में राज्य क्रांति हुई तो उसके फलस्वरूप वहां गणतंत्र स्थापित हो गया, जिसमें जनता को असीमित अधिकार दिए गए। तो कौन सा अधिकार दिया गया? असीमित अधिकार दिया गया 1889 की क्रांति के बाद फ्रांस की जनता को। उसके बाद अब देखेंगे, देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? किस समय? यूरोप के पुनर्जागरण के समय। तो जर्मनी ये केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। उसके बाद आता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये एक बहुत प्रसिद्ध कथानक है जो किसके माध्यम से, जिसमें कहा जाता है फ्रांस अगर जो छींकता है तो यूरोप के अन्य देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी फ्रांस इतना ताकतवर था। तो किसने कहा था? मैटरनिख ने ये कहा था कि अगर जो फ्रांस छींक दे तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाए। तो यानी इसने फ्रांस का गुणगान किया था कि फ्रांस इतना ताकतवर है। उसके बाद जोसेफ मेत्सिनी द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई थी जिसका नाम था यंग इटली। जोसेफ मेत्सिनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट जर्मनी के कल्चर में, जो जर्मनी का कल्चर है, जैसे अब भारत देश का संस्कृति है वैसे जर्मनी का भी संस्कृति है। तो जर्मनी के संस्कृति में जो बोक्सजिस्ट नाम का एक शब्द है, उसका अर्थ होता है आम जनता। बोक्सजिस्ट का अर्थ होता है आम जनता, आम लोग। इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होती है। इसको आप लोग ध्यान से कई बार सुनेंगे, यह आपको रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।